हेलो दोस्तों, कैफे आईएएस में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एसटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस, सीएजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और इनके साथ साथ हम इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज अपीयर्ड इन द 2023 प्रीलिम्स। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। वन इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ये 5 पैरामीटर दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ें। इन पे कहा गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, वर्टिकल होता है यूनियन अगर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है फंड, ये होगा वर्टिकल। यानी लेकिन जो स्टेट्स के बीच में किस तरह से फंड दिया जाएगा, लेट्स से यूनियन ने कहा 50% फंड्स या फिर 41% फंड स्टेट्स को मिलेगा, तो ये 41% फंड सारे स्टेट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। एंड दिस इज बेस्ड ऑन सेवरल डिफरेंट क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं और इनमें से पूछा है कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, जैसा हमने समझा था अभी, जो 15th फाइनेंशियल कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया डिवाइस किए गए हैं, तो इनमें से जो ऊपर दिए हुए हैं, इनमें से कितने क्राइटेरिया को 15th फाइनेंस कमीशन ने कंसीडर किया था हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन, एरिया, इनकम डिस्टेंस, अदर क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो इनके अलावा इनमें से और कौन कौन से वो क्राइटेरियाज होंगे, आप आंसर सोच लीजिए, पॉज कर लें। राइट आंसर इज 1, 2 एंड 5th, तो ओनली 3, यानी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, ये क्राइटेरिया और थे। अब टोटल हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया थे 15th फाइनेंस कमीशन के लिए डिटेल में। राइट, तो ये इसके लिए 15th फाइनेंस कमीशन का हमने और फाइनेंस कमीशन का इन टोटल स्टैटिक पार्ट जो कवर किया है उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, और किस पैरामीटर का क्या मतलब होता है वो भी डिटेल में समझाया है। तो प्लीज रिफर टू दैट। यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये सारी एक लिस्ट आपको दे दी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है इनकम डिस्टेंस को, फिर उसके बाद दिया गया है एरिया को और पॉपुलेशन को 2011 के बेसिस पे, फिर इसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, इसके बाद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं पैरामीटर्स। राइट, तो इसका आंसर हमने देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो उसमें कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज इन इंडिया। इसमें 4 बॉडीज दी हुई हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस। सो हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए यहाँ पे जब नेशनल कमीशन की बात आती है तो आपके 3 नेशनल कमीशन है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। पहला आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो आर्टिकल 338 में है। फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, वो है 338A में। इसके बाद आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस, दिस इज 338B। इसके बारे में भी एक डिटेल्ड में लेक्चर कवर हो चुका है ऑलरेडी, वो आप रेफर करेंगे तो साइड बाय साइड कंपैरिजन बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये वाले बाकी जो कमीशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन नहीं है उनका। सो राइट आंसर वुड बी ओनली 1। राइट, ये देखिए ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नहीं होंगे। सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि ये 2 ऑफिसर्स ओनली ऑफिसर्स हैं जिनको पार्लियामेंट की मीटिंग में अलाउ किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। ठीक है, इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या है, नाइदर 1 नॉर 2। देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उनके पास इस तरह के कोई राइट्स नहीं होते, कोई प्रिविलेज नहीं होते। वो प्रिविलेज किसके पास होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस की टर्म है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, जनरली हाँ वो रिजाइन करता है, जब सीओएम रिजाइन करती है, जब फॉल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जनरली कर देता है बस, बट इस तरह का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। क्योंकि देखो सेकंड स्टेटमेंट में आपने क्लियर देखा होगा तो उसमें कहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रोविजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कन्वेंशन डेवलप हो चुकी है कि गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, जिस गवर्नमेंट में अपॉइंट हुआ है, अगर वो रिजाइन कर देती है तो वो जनरली रिजाइन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको इस तरह के कीवर्ड्स देखने हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, जो कि 2017 में पूछा गया था। इसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। दूसरा कमीशन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। और थर्ड स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द
disputes relating to splits, mergers of recognized political parties. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी डिटेल में एक लेक्चर कवर हो चुका है, इसके साथ साथ हमने कवर किया था कंपैरिजन में स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी, वो आप देख लें। अगर वो आपको एक बार देख लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अगर इस क्वेश्चन की पर्टिकुलरली बात करें तो हमने करंट में देखा है, देखिए आंसर देख लेता हूँ मैं, थर्ड है इसका आंसर। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट में क्या है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर बॉडी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कुछ स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं की गई है, दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और करंटली बात करें तो 3 है, इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और 1 है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। करंट में इस तरह का स्ट्रक्चर है। दूसरा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड नहीं करती इलेक्शन की डेट को, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। अर्लियर क्या होता था कि वर्चुअली होम गवर्नमेंट का थोड़ा प्रभाव रहता था, लेकिन टीएन सेशन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने प्रयास किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के करंट रेपुटेशन के लिए। तो इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। और थर्ड तो वो बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिजॉल्व करता है अगर मर्जर से या स्प्लिट से रिलेटेड कोई भी अगर इशू आते हैं, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के। तो इसका आंसर रहेगा, पहले 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गए, तो आंसर इज डी, 3 ओनली। ये 2017 में पूछा गया था। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2013। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है, राइट। अगर आपने थोड़ा सा आपको याद होगा, क्योंकि नीति आयोग जनरली न्यूज़ में रहता है, प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गया, और इवन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में भी पता है ना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके नाम भी पता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने शुरू में बताए थे, ईसीआई है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बीसीज हैं, एसईसी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो उनके प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कुछ बॉडीज़ के प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनमें से ये तीनों ही हैं। तीनों की ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। तो अगर हम आंसर देखें कि कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। सो आंसर वुड बी डी। इनके बारे में कुछ एडिशनल डिटेल देख लेते हैं। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया गया था 6 अगस्त 1952 बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका मतलब ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जिनको किसी एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, कोई आर्टिकल उनसे एसोसिएटेड। तो एनडीसी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही स्टैच्यूटरी है। इससे पहले देखो, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हुआ करती थी डेवलपमेंट मैटर्स को लेके, और ये असिस्ट करती थी प्लानिंग कमीशन को, सजेस्ट करती थी प्लानिंग कमीशन को। लेकिन प्लानिंग कमीशन जो कि एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी गवर्नमेंट रिजोल्यूशन से एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। इस प्लानिंग कमीशन को फाइनली रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग इन सारी डेवलपमेंट मैटर्स को देख रहा है, प्लानिंग मैटर को देख रहा है, तो इसकी कोई नीड है नहीं फॉर्मली। हालांकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को अबॉलिश नहीं किया गया, यानी कि एनडीसी को ऑफिशियली अभी अबॉलिश नहीं किया गया है, लेकिन इसको कोई भी वर्क असाइन नहीं किया गया है, यानी कि अभी वर्चुअली अबॉलिश्ड है, ऑफिशियली अबॉलिश्ड नहीं है, प्रैक्टिकली अबॉलिश्ड है। इनको ना तो कोई काम असाइन किया गया है, ना ही कोई ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, एनडीसी के बारे में इतना ही है। नाउ थोड़ा सा हम जान लेते हैं जोनल काउंसिल्स के बारे में। जोनल काउंसिल्स हैं वो होती हैं आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं। क्यों होती हैं स्टैच्यूटरी बॉडीज? बिकॉज दे वर एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो उसके थ्रू 5 जोनल काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया। वो थी नॉर्थ, एक सेंट्रल हो गई, नॉर्थ हो गई, और साउदर्न हो गई, वेस्टर्न है और ईस्टर्न है। तो ये 5 हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की भी कुछ समस्या थी, तो एक अलग से एक्ट लाया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। इस एक्ट के थ्रू 6th नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को ऐड किया गया। जोनल काउंसिल कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये हो गई 6th आपकी। इसमें टोटल जो स्टेट्स ऐड थे, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऐड थे, उसमें सिक्किम नहीं था ओरिजिनली। इस सिक्किम स्टेट को भी इस जोनल काउंसिल में, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में ऐड कर दिया गया बाय एन अमेंडमेंट टू दिस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट, और ये अमेंडमेंट लेकर आया गया था 2002 में। ठीक है, एक बार जोनल काउंसिल को फिर से समझ लेते हैं फटाफट एक समरी के तौर पर। जोनल काउंसिल 1956 में इस एक्ट के द्वारा 5 जोनल काउंसिल बनी थी। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट को कंसीडर नहीं किया गया था, इसलिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई
एक नई जनरल काउंसिल बाय दिस एक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट को। और जब जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल थी बनाई गई थी इस एक्ट के द्वारा, उसमें सिक्किम एडेड नहीं था, तो सिक्किम को बाद में ऐड किया गया था एक अमेंडमेंट से इन 2002। ठीक है, सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोक सभा, बी ए मेंबर ऑफ ए कमेटी ऑफ लोक सभा, स्पीक इन लोक सभा एंड वोट इन द लोक सभा। देखिए स्पेसिफिकली अटॉर्नी जनरल का मैं अगर बात करूं तो जब मैं पार्लियामेंट के कुछ लेक्चर्स शुरुआती हमने डिस्कस किए थे, स्टैटिक पार्ट डिस्कस किए थे, उसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, तो आप उनको रेफर करें। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई टेल यू कि जो पहले 1, 2 और 3 हैं इस क्वेश्चन में वो करेक्ट हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोट करने का राइट नहीं होता लोकसभा में, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है, एक कमेटी का मेंबर भी हो सकता है, एंड ही हैज द राइट टू स्पीक इन द लोकसभा। इससे क्या और एडिशनल डिटेल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आंसर जैसे हमने बात की थी 1, 2 एंड 3, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो है आर्टिकल 76, और इसको अपॉइंट किया जाता है एजीआई को बाय प्रेसिडेंट। नाउ क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ एस सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन उसको फुलफिल करनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है? पहली सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरी क्या है, या तो किसी हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहा हो, या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट का 10 साल तक एडवोकेट रहा हो। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ही इज एन और शी इज एन एमिनेंट जूरिस्ट। तो ये क्वालिफिकेशन है टू बी द जज ऑफ एससी। ठीक है, जो कि सिमिलर है एजीआई के लिए। अब ये हमने बात कर ली थी कि राइट टू स्पीक है, टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग, या फिर जिस किसी भी पार्लियामेंट कमेटी का मेंबर है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बट ही हैज और शी हैज नो राइट टू वोट। यह इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा, नो राइट टू वोट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से एक पहले भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एक ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से मोस्टली इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपकी कवर ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, स्टैटिक पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज अपीयर्ड इन 2011। ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि इट एनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। दूसरा है, डिटेल में पढ़ो आप पॉज करके, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। सेकंड में कहता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग पीएसयूज में। सी कहता है इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और डी कहता है नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। देखिए मैं पहले स्टेटमेंट की बात करता हूँ। जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? फिस्कल फेडरलिज्म की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स एंड इनकम्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो जब हम इस और डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे फंड डिसबर्स किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फाइनेंस कमीशन के जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसमें क्राइटेरियाज हमने देखे थे, और डिटेल में आपको देखना है। और फाइनेंस कमीशन के और क्या फंक्शंस हैं, 14th के क्या थे, 15th के क्या रिकमेंडेशंस थे डिटेल में, और 16th के अभी क्या टर्म्स हैं। तो ये आप स्टैटिक पार्ट के वीडियो में देखें, आपको बहुत यूजफुल लगेगा वो वीडियो। तो इसमें फॉरेन कैपिटल की कोई बात नहीं है, तो पहला तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन स्टेट्स। अब बी वाले पे बात करते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग पीएसयू की बात नहीं करता, ये भाई यूनियन स्टेट की बात हो रही है। सेकंड वाला भी गलत है। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड काम कौन देखता है? सीएजी। ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनेंस कमीशन का कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे, तो आपका आंसर रहेगा डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमने पहले भी बात कर ली थी कि फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है ये। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियाज लाइक इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, फिजिकल एफर्ट्स, वो सारे हमने एक बार देख लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सीएजी के बारे में। इन इंडिया अदर देन एंश्योरिंग द पब्लिक फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली, यानी पब्लिक फंड्स एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं और इंटेंडेड पर्पस के लिए है कि नहीं, इसके अलावा सीएजी के ऑफिस की क्या इंपॉर्टेंस है। 2012 में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट है सीएजी एक्सरसाइजेज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया डिक्लेयर्स अ नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए पॉज कर लीजिए, आप अपने गेस करिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। मैं साथ साथ आपको, जैसे मैं करता आ रहा हूँ, स्टेटमेंट के साथ साथ आपको समझाता रहता हूँ।
इन्फॉर्मेशन ये है पहले एक से रिलेटेड कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, तो आपने इमरजेंसी प्रोविजंस में पढ़े होंगे। एक इसका भी वीडियो ऑलरेडी कवर्ड है, प्लीज रिफर टू दैट। उसमें बहुत डिटेल में साइड बाय साइड कंपैरिजन में और सिस्टमेटिक तरीके से है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वो क्लियरली सॉल्व कर देंगे। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो कंट्रोल किसके हाथ में आता है? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो जाता है। तो जब हम CAG की बात करते हैं तो नो, नॉट CAG बट गवर्नमेंट के पास, यानी कि एक तरह से एग्जीक्यूटिव्स के पास कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, पहला रॉन्ग हो गया। सेकंड की बात करें, CAG रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्री विच आर डिस्कस्ड बाय द PAC। देखिए CAG और PAC कमेटी आपस में कनेक्टेड है। जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो एक्ट करता है फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड की तरह फॉर PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, और थर्ड में आप देखें, इंफॉर्मेशन फ्रॉम CAG रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जो भी CAG की रिपोर्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यूज कर सकती हैं इसके खिलाफ, टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज पर्सन्स और दोज ऑर्गेनाइजेशन हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग द पब्लिक फाइनेंसेस। तो रिपोर्ट वैलिड होती है बिल्कुल। फोर्थ में आप देखें, सो व्हाइल डीलिंग विद द ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज, CAG हैज सर्टेन जुडिशियल पावर फॉर प्रोसिक्यूशन। देखिए CAG के जो भी ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके पास प्रोसिक्यूशन के पावर नहीं रहते। CAG के पास भी प्रोसिक्यूशन के पावर नहीं है। इनको कोर फंक्शंस को, जो कि ऑडिटिंग है CAG का इंडिया में, उसको असिस्ट करने के लिए कुछ जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल पावर्स दिए हुए हैं, लेकिन वो प्रोसिक्यूशंस के पिनलाइजिंग पावर्स नहीं है। सो मोस्टली ये एडवाइजरी फंक्शंस हैं CAG के। तो फोर्थ वुड बी रॉन्ग। ठीक है, जैसे फोर्थ गलत होता है हमारा, ये गलत हो गया, 2 हमारा ठीक हो ही गया ऑलरेडी। ठीक है, 3 हमने देख लिया, 3 वुड बी राइट। सो आंसर वुड बी योर C ऑप्शन। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने देख ली थी। ये देखिए, इसकी भी बात की कि ड्यूरिंग इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, और जो CAG है गाइड, फ्रेंड या फिलोसोफर की तरह काम करता है, और जब रिपोर्ट सबमिट कर देता है CAG, तो उस रिपोर्ट्स को जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उनको एग्जामाइन करती है। ठीक है, और थर्ड इज ट्रू, हमने बात कर ली थी। और फोर्थ में वही है कि एडवाइजरी बॉडी होती है, और मेन कोर फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए उसको क्वासी जुडिशियल पावर दी गई है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती हैं, इनको भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जो पुराने लेक्चर्स हैं, जो प्रीलिम 60 डेज सीरीज के लेक्चर्स हैं पॉलिटी के, प्लीज रिफर टू दोज टॉपिक्स, स्टैटिक पार्ट, उनमें बहुत क्रिस्प तरीके से हाई वर्थ टॉपिक कवर हो चुके हैं। उनको आप प्लीज देख लें, मतलब आपके पास टाइम हो तो जरूर देखें, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 2021 के प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, जो रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री, किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। सो उसमें क्वेश्चन में कहा गया है, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। ठीक है, तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री है वो इन चीज़ों से डील करती है। देखिए, जब हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस को डिस्कस, बैकवर्ड कास्ट या क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमने स्पेसिफिकली कहा था कि एक 1999 में एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई, क्योंकि एक नीड फेल्ट की गई थी कि जो ट्राइबल्स हैं, हमारे ट्राइबल पीपल हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए। तो 1999 में एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को क्रिएट किया गया। अब देखिए, अलग से एक मिनिस्ट्री क्रिएट हो गई है ट्राइबल अफेयर्स की, तो जो भी ट्राइबल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो वही डील करेगी। तो यहाँ पे देखो, जो फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स हैं, किनके? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, या फिर और भी जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट में रहने वाले हैं उनके। तो इनसे कौन डील करेगा? बहुत ऑब्वियस है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही है कि जो मैंने एक तो बताया था 1999 का, इसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बन गई, देखो तब तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक हुआ करते थे, लेकिन जब एक बार मिनिस्ट्री बन गई, अलग से डील किए जाने लगे, तो फॉलोइंग ईयर्स में, यानी कि 2004 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। बस आज के लिए इतना ही था। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए। तो जो भी आपके प्लान है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 25-30 दिन बचे हैं ढंग से, और बस जो भी आपके पास प्लान है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, हाई वर्ड टॉपिक्स पढ़ना है, या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनको बस एग्जीक्यूट कर दो उस प्लान को वायलेंटली, और बस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बस आपको बीमार नहीं होना है।
आई एम थिंकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट स्पीसीज और क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड. सो जो भी छोटे छोटे टॉपिक क्रिस्प टॉपिक्स लेके आने की सोच रहा हूँ जिससे फटाफट आपका रिवीजन भी हो सके. तो प्लीज़ कीप विजिटिंग दिस प्लेस और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच.